हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल क्लासेस। तो गाइस आज तारीख 21 दिसंबर और है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिशियल क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो नए स्कैनर्स आए हैं वो किस तरीके से जो सिक्योरिटी चेक है उसको स्पीड अप करेंगे एयरपोर्ट्स पर। BCAS ने यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने क्या कहा है, इशू लिया है किस चीज़ का, टेक्निकल नॉर्म्स का। विद इन ए मंथ्स फॉर ए न्यू सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज टू 7 screen cabin bags as well as full body scanners so that passengers will not have to remove electronic device। यानी कि इस एजेंसी ने कहा है कि किस तरीके से हम टेक्निकल में आगे बढ़ सकें एक महीने के अंदर, जिससे सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में अच्छी हो सके और हम बैग्स को भी स्कैन कर सकें और फुल बॉडी को स्कैन कर सकें, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को क्या हो, उनके इलेक्ट्रॉनिक उन्हें डिवाइस रिमूव ना करनी पड़े। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ भी अपने अंदर जा सकते हैं। कि आजकल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पहले चेक किया जाता है उसके बाद उन्हें अंदर लिया जाता है, क्योंकि उनमें क्या होता है साइबर अटैक का बहुत खतरा होता है। तो इसलिए इसने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने कहा है कि हम टेक्निकल नॉर्म्स को अच्छा करेंगे एक महीने के अंदर अंदर। आज इस आर्टिकल में हम पढ़ लेंगे कि कौन कौन से क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चला रखे हैं जिसको लेकर जो सिक्योरिटी चेक है एयरपोर्ट पर वो अच्छी देखने को मिल जाएगी। पहले थोड़ा सा इसको इशू देख लेते हैं। लॉन्ग क्यून्स ऑफ एन एयर ट्रेवलर्स रिमूविंग देयर लैपटॉप्स, मतलब बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि जो ट्रेवल्स हैं वो अपने लैपटॉप्स को, अपने मोबाइल फ़ोन्स को, चार्जर्स को अपने कैबिन बैग्स बिफोर स्क्रीनिंग दैम कुड शून बिकम हिस्ट्री इन इंडिया। मतलब बहुत दिनों से ऐसा ही रहा है हिस्ट्री के अंदर कि वो कैबिन के बैगेज में अपना पहले मोबाइल रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, उसके बाद उन्हें स्क्रीन होना पड़ता है। एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी is expected to issue technical norms within a month which will pave the way for airports to adopt modern equipments to screen bags without removing electronic device। मतलब कि एक महीने के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए कि हमें अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ हम काम करें, बैग्स को स्क्रीन करें और हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपनी चेकिंग से पहले रिमूव नहीं करना चाहिए। मतलब उन्हें बिना रिमूव करें हम स्कैन करा सकें, उन्हें विदाउट रिमूविंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम उन्हें स्कैन करा सकें पूरे पर्सनस की बॉडीज़ को। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाए इसको लेकर कि हम स्पीड अप कर सकें अपनी सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट्स पर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाया वो बहुत दिन से न्यूज़ में है, उसका नाम है डिजी यात्रा इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव है क्या, इसका एम है कि किस तरीके से हम पेपरलेस और सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस करा सकें अपने पैसेंजर्स को। मतलब उन्हें पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़े और वो सीमलेस बिल्कुल ट्रैवल का एक्सपीरियंस ले सकें पैसेंजर। इस टेक्नोलॉजी के साथ पैसेंजर्स एंट्री करेंगे ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड होगा ऑन द बेस ऑन द फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। मतलब उनके फेस से क्या हो जाएगा, उनकी रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम हो जाएगी। अब आप से सोच रहे होंगे कि फेस से कैसे हो जाएगी, क्योंकि एजेंसी के पास उनका डाटा रहेगा और डाटा जैसे ही वो फेस आएगा वो उसको स्कैन करेगा और वहाँ पर उसका डाटा मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उनकी ईजीनेस बिल्कुल हो जाएगी। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से ये डिजी यात्रा इनिशिएटिव चलेगा। एट ऑल चेक पोर्ट्स, ये सारे चेक पोर्ट्स पर लगेगा, इंक्लूडिंग एंट्री जो होगी एयरपोर्ट्स पर, सिक्योरिटी चेक एरियाज और एयरक्राफ्ट बोर्डिंग ETC। इन द डिजी यात्रा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एयर ट्रेवलर्स कैन यूज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी टू एंटर इन एनी एयरपोर्ट इन इंडिया। मतलब पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में किसी भी जगह फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। डिजी यात्रा इनिशिएटिव जो चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इनिशिएटिव इज टेकन टू प्रमोट, इनिशिएटिव क्या प्रमोट करेगा, पेपरलेस और हैजल फ्री एयर ट्रैवल इंडिया के अंदर। अब एक और इनिशिएटिव, एक और कैंपेन चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, देखो सपना देश। तो एक हाई पावर्ड कैंपेन है जो अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक टूरिज्म। अब अगर ट्रैवलिंग अच्छी होगी, एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक अच्छी होगी, तो सिंपल सी बात है हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। तो डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए इनिशिएटिव चलाया गया था, एक कैंपेन चलाया गया था, देखो अपना देश। तो डोमेस्टिक टूरिज्म इससे बढ़ेगा। करंटली अवेलेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, ये सिर्फ अभी इंडियन सिटीजन्स के लिए है। द गवर्नमेंट ऑफर्स इंसेंटिव्स टू सेलेक्टेड पीपल्स हु हैव सक्सेसफुली ट्रैवल्ड टू डेजिग्नेट टूरिस्ट स्पॉट्स अक्रॉस द कंट्रीज।
तो जो भी ऑफिशियल्स क्या होंगे, पूरे इंडिया में घूमेंगे और अपने टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाएंगे, तो उनको इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा, उनको देखा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कैंपेन को लेकर। तो और कौन कौन से डेवलपमेंट के लिए टूरिज़म्स की गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव चला रही है इंडिया के अंदर, वो भी हमें देखने होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर हैज़ टेकन मैनी इनिशिएटिव्स टू प्रोवाइड इनफ इम्पिटस टू द टूरिज्म सेक्टर बाय लॉन्चिंग एक क्लीननेस ड्राइव चलाया है, प्रोवाइडिंग बेटर एयर कनेक्टिविटी मिलेगी हमें किस चीज़ से, सेवरल प्लेसेस से। इम्प्रूविंग क्या कर रही है गवर्नमेंट, डिजिटल कनेक्टिविटी इन एंड अराउंड टूरिज्म प्लेसेस। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है गवर्नमेंट। इम्प्रूविंग ओवरऑल, मतलब सब चीज़, मतलब अगर ट्रैवलिंग के एरिया में देखें, ट्रैवलिंग के सेक्टर में देखें, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत अच्छा इस टाइम पे कर रही है ट्रैवलिंग को और टूरिज्म्स को डेवलपमेंट करने के लिए। तो हमने डिटेल में इस आर्टिकल को डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पेज पर तो ये आर्टिकल था जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, हमारे एडिटोरियल्स। एडिटोरियल आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एडिटोरियल में बताया है कि किस तरीके से अभी पिछले महीने क्या देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इलेक्शन कमीशन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट सा देखने को मिला है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में बेसिकली हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट से देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि किसी भी तरीके से हमें क्या करनी चाहिए कि आप ऐसे, क्योंकि ईसीआई को कौन चुनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुनती है, प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करता है। तो आप किस तरीके से इलेक्ट कर रहे हो ईसीआई को कि उनकी एज पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी एज का जो क्राइटेरिया होता है, उनका टेनर जो होता है वो 65 ईयर्स तक होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने सवाल पूछा कि आप ऐसे ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करो जो अपना टर्म पूरी तरीके से क्या कर सके, इस ड्यूटी को दे सके। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर कंसर्न उठाया। तो ऑथर्स कहते हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ नवंबर और दिसंबर में ये सब देखने को मिला है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसने क्रूशियल केस सुना है अबाउट द मेथड बाय विच द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड, मतलब किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड। इस टाइम पर राइटिंग द कोर्ट हैज़ रिजर्व इस जजमेंट, और अपना जजमेंट को उसने क्या करा, सेव करके रखा। विच इज़ एक्सपेक्टेड अर्ली इन द न्यू ईयर, मतलब वो 2023 में आने को देखने को मिल सकता है। इशू बिफोर द कोर्ट आर रेमिफिकेशंस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब ये जरूर कि इंडियन डेमोक्रेसी पर, इंडियन लोकतंत्र पर असर डालेगा। रेमिफिकेशन मतलब असर डालेगा। इस कंप्लीट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एंड अपॉइंटमेंट टू द ईसीआई कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा हो सकता है कि ईसीआई को कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंट किया जाए। एंड इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ, व्हाट मैनर ऑफ द अपॉइंटमेंट इज सफिशिएंट टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ द ईसीआई एंड द फेमेंस ऑफ द इलेक्शंस, मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे अपॉइंटमेंट होगा कि किस तरीके से ईसीआई इंडिपेंडेंट हो सके और फेयरनेस देखने को मिल सके हमें इलेक्शंस में। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी, दे आर द विंग्स ऑफ द स्टेट। सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक विंग्स से देखने को मिलेंगे आपको स्टेट्स के। कौन, ईसीआई, यही सारे इलेक्शन कराते हैं, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का, असेंबली का और एमएलसी का। ये सब इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेजिस्लेचर के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर और जुडिशियल के अंदर इनका बहुत ज़्यादा पार्ट देखने को मिला है। अब एक एग्जांपल दिया है ऑथर्स ने, एग्जांपल ओवरसीज से, मतलब फॉरेन कंट्रीज से एग्जांपल लिया है। एग्जांपल दिया है साउथ अफ्रीका का एंड केन्या कॉन्स्टिट्यूशन का। हैव डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर फोर्थ बेंच इंस्टीट्यूट सच एज ह्यूमन राइट्स कमीशन, इलेक्शन कमीशन एंड सो ऑन, कॉलिंग दिस इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन। तो इन दोनों को साउथ अफ्रीका में और केन्या के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम दिया गया है, किस किस को, ह्यूमन राइट्स कमीशंस को और इलेक्शंस कमीशंस को। ये क्या है, एक इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन है। एंड आर रिक्वायरिंग देम टू इंडिपेंडेंट, और इन इंस्टीट्यूशंस को हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। द अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस फॉर सच बॉडीज नॉर्मली इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डिफरेंट विंग्स ऑफ द स्टेट। सिंपल सी बात है। तो इनका अपॉइंटमेंट जो होता है साउथ अफ्रीका में और केन्या के अंदर, इनका बहुत सिंपली ट्रांसपेरेंट क्या होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है। मल्टीपल स्टेक होल्डर इनको डिफरेंट विंग्स ऑफ स्टेट से क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो एग्जांपल लिया ऑथर ने। फिर अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस के बारे में बात करी इंडिया के अंदर। तो व्हाट देन शुड द कोर्ट डू इन द केस बिफोर, इससे पहले कोर्ट इसमें क्या कर रहा था, क्योंकि कोर्ट ने अभी ये सिर्फ कंसर्न उठाया, इससे पहले कोर्ट ने कंसर्न क्यों नहीं उठाया। ये इंपॉर्टेंट है टू नोट दैट ऑलमोस्ट नो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड अलाउज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सोल
power to staff a body appointed important to sustainable democracy as election commission। ये क्या है, हर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से हमें क्या करनी है, डेमोक्रेसी बचानी है, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो हमारी डेमोक्रेसी बच सकती है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में क्या आता है, सिंपल सी बात है, अभी इंडिया में क्या आता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक अपोजिशन लीडर होता है, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं और जुडिशियल एक्सपर्ट्स होते हैं। इन मैनर दैट नो वन सेंटर ऑफ पावर हैज़ डोमिनेंस or a veto. The problem, however, is that appointment process is difficult to create simply by judicial degree. It is something that needs political consensus, public deliberation and perhaps a carefully crafted legislation। बताया इस तरीके से कि इसमें अभी अपोजिशन भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, तो ये ऐसा होना चाहिए कि वन सेंटर ऑफ पावर डोमिनेंस और वीटो। इसमें ना सेंटर की वीटो आनी चाहिए, ना सेंटर की पावर आनी चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि इन्हें जुडिशली और इनकी डिग्री के हिसाब से नहीं अपॉइंट किया जा रहा, और इन्हें ऐसा होना चाहिए, इट इज़ समथिंग दैट नीड्स इन ए पॉलिटिकल कंसेंस, पब्लिक डिलिबरेशन, परहैप्स ए केयरफुली। इन्हें लेजिस्लेचर के द्वारा क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, ये ऑथर ने बताया। अब हमने इशू तो देख लिया, अब हमें क्या पढ़ना है इस आर्टिकल में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक पॉलिटी का भी चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये आपको आर्टिकल 3 to 4 में देखने को मिल जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे हम कंडक्ट और रेगुलेट कर सकें अपने कंट्री के अंदर इलेक्शन। आर्टिकल 3 to 4 में इसका आपको जिक्र देखने को मिल जाएगा, जो कि बताता है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी गई है कि वो सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल करे इलेक्शंस को, पार्लियामेंट्स को, स्टेट लेजिस्लेचर को, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के अंदर ये क्या आते हैं, इलेक्शंस आते हैं इन सब के। थस द इलेक्शन कमीशन इज ऑन ऑल इंडिया बॉडी, ये एक पूरी इंडिया की क्या है, एक बॉडी है जो इलेक्शन कराती है, इन द सेंस दैट इट इज़ कॉमन टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली बात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या है, सेम है, जो इलेक्शन कराती है। बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शंस टू द लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब के इलेक्शन कराती है, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के। इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल 3 to 4, मतलब इससे आर्टिकल 3 to 4 से इलेक्शन कमीशंस को सारी की सारी पावर मिलती है, सारी की सारी अथॉरिटीज़ को दी जाती है। एंड सब्सिक्वेंटली इनएक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, द कमीशन हैज़ द पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस टू एक्ट इन अप्रोप्रिएट मैनर। कमीशंस के पास आपको पावर देखने को मिल जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो अप्रोप्रिएट मैनर में चले और लॉ को बनाए जिससे इनसफिशेंट प्रोविज़न ना देखने को मिले किसी भी सिचुएशन में इलेक्शंस के। बीइंग एन कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो फंक्शन करती है किस चीज़ के लिए, ऑटोनॉमी के लिए, मतलब ये स्वतंत्र काम करती है, फ्रीडम को काम करती है, अलॉन्ग विद द कंट्री हायर जुडिशल के साथ। यूपीएससी एंड द कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने को मिल जाएगी। अब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, आज हमारे लिए क्या है, दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। एक एडिटोरियल ये इंपॉर्टेंट है जो ओपिनियन के पेज पर आया, 7th पेज पर। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक अमेंडमेंट ने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, असर डाल दिया है किस चीज़ पर, इंडियन पॉलिटिक्स पे, इंडियन पॉलिटी पे पूरी तरीके से असर डाल दिया है किस चीज़ ने, एक अमेंडमेंट में। और वो अमेंडमेंट क्या है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। इसके बारे में हम नोट्स में ही देख लेते हैं कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 है क्या। अगर डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन डाटा बिल की बात करें तो इस बिल को 2019 में बेसिकली लाया गया था इन द इंडियन पार्लियामेंट में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 11 दिसंबर 2019 में। ये उससे भी पुराना वैसे बिल है, 2018 में भी इसको प्रपोज किया गया था। एज ऑफ मार्च 2020 में बिल इज़ बीइंग एनालाइज बाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इस बिल को एनालाइज किया गया। ये कमेटी होती है पार्लियामेंट्री कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, फाइनेंस पार्लियामेंट्री कमेटी भी होती है। एक कंसल्टेंस लाई गई इसकी किसके साथ, एक्सपर्ट के साथ, स्टेक होल्डर के साथ। जेपीसी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी वो सेटअप हुई दिसंबर 2019 में, हेडेड बाय द बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी। while the JPC was tasked with a short deadline to finalize the draft law before the budgeting session 2020।
तो जेपीसी के पास क्या थी, एक शॉर्ट डेडलाइन थी कि वो किसी भी तरीके से इसको फाइनलाइज करे, इसको ड्राफ्ट करे बजट जो 2020 का आने वाला था उससे पहले। इट हैज़ साउट मोर टू स्टडी द बिल एंड कंसल्ट स्टेट होल्डर, मतलब बहुत ज़्यादा साउट देखने को मिला इसकी स्टडी को लेकर और स्टेट होल्डर से कंसल्ट के लिए। इसकी बिल कवर्स मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा एंड पर्पज दी सेटिंग अप ऑन डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल में ये दिखाया गया कि किस तरीके से हम पीपल्स के पर्सनल डाटा को प्रोटेक्शन दें और एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी इंडिया के अंदर क्या करें, सेटअप करें, उसकी अथॉरिटी बनाएं। सम की प्रोविजंस थे 2019 बिल के, वो उसमें प्रोवाइड था कि हम 2018 के ड्राफ्ट बिल को नहीं लेंगे, सच एज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट एनी गवर्नमेंट एजेंसी फ्रॉम द बिल एंड द राइट टू बी इन फॉरगेटन हैव बीन इंक्लूड। और इसके अंदर राइट टू बी फॉरगेटन क्या था, लिया गया था 2018 के ड्राफ्ट बिल के अंदर। इसलिए ही इस कमेटी ने क्या किया, रिजल्ट लिया, फाइनल डिसीजन ये कहा कि हम 2018 के बिल को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें राइट टू बी फॉरगेटन लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब अगर कोई पर्सन डाटा मांगता है और गवर्नमेंट ये कहती है कि हम उसको भूल गए लेना, राइट टू बी फॉरगेटन, तो उसके अंदर फिर उस पर्सन को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें देखना पड़ेगा। जुलाई 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक कमेटी को सेटअप किया, वो स्टडी करे डाटा प्रोटेक्शन को लेकर। कमेटी चेयर की गई थी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज BN श्री कृष्णा के द्वारा। कमेटी ने सबमिट करी अपनी ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 की रिपोर्ट जुलाई 2018 में। आफ्टर फर्दर डिलीबरेशन बिल को अप्रूव किया गया कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया में ऑन 4 दिसंबर 2019 में एज पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। अभी तक ये क्या था, बिल में ही चल रहा था। एंड टेबल इन द लोकसभा, और लोकसभा में इसको लाया गया 11 दिसंबर 2019 में। अब इस बिल का एम क्या है, तो बिल का एम यही है कि हम प्रोटेक्शन दे सकें हर किसी की प्राइवेसी को, इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को, उनके पर्सनल डाटा के रिलेटेड। स्पेसिफाई द फ्लो एंड यूजेज ऑफ पर्सनल डाटा को हम फ्लो में ला सकें, यूजेज में ला सकें, रिलेशनशिप्स को बढ़ा सकें, ट्रस्ट को बढ़ा सकें पर्सनस के बीच के, एंटिटीज़ प्रोसेसिंग द पर्सनल डाटा, फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें इंडिविजुअल्स के और उनके पर्सनल डाटा को प्रोसीड कर सकें, और एक क्रिएट कर सकें एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल मेजर्स इन प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, लेइंग डाउन नोट्स फॉर सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटिटीज़ प्रोसेसिंग पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा के साथ हम कुछ भी कर सकें लेकिन उसमें हार्मफुलनेस नहीं आनी चाहिए, और एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाना चाहिए इंडिया के अंदर जो क्या करे, इन सब मैटर्स को देखे पर्सनल डाटा को लेकर। ये हमने इसका बैकग्राउंड देख लिया। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, तो रिवाइज 2019 के बिल को क्रिटिसाइज किया गया था जस्टिस BN श्री कृष्णा के द्वारा, ड्राफ्टर ऑफ द ओरिजिनल बिल एज हैविंग द एबिलिटी टू टर्न इंडिया इनटू एन ऑरविलियन स्टेट। इन्होंने कहा था कि हम किस तरीके से ड्राफ्ट कर रहे हैं ओरिजिनल बिल को, क्योंकि 2018 में जो बिल था उसको ड्राफ्ट किया गया था, वो इंडिया को किस चीज़ में बदल देगा, एक ऑरविलियन स्टेट में बदल देगा। इंटरव्यू विद इकोनॉमिक टाइम्स श्री कृष्णा ने कहा था, अगर इकोनॉमिक टाइम्स के साथ इनका इंटरव्यू हुआ था और श्री कृष्णा जी ने कहा था कि गवर्नमेंट कैन एट एनी टाइम्स एक्सेस प्राइवेट डाटा और गवर्नमेंट एजेंसी डाटा ऑन ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर। दिस हैज़ डेंजरस implications, दिस वी इज सर्व्ड बाय द थिंक टैंक इन देयर कमेंट नंबर 3। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, इसके क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि प्राइवेट डाटा को अपने पास रख सकती थी, उसको पूरा एक्सेस होगा लोगों के डाटा को रखने का, और गवर्नमेंट एजेंसी बनाई जाएंगी ऑन द ग्राउंड ऑफ एन सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर। इससे सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर भी बिगड़ने को देखने को मिल सकता है। तो इसके क्रिटिसिज्म भी हमने देख लिए। अब हमने डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल हम जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम नक्सल्स की, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म्स की पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी क्या देखने को मिला है, 10 सालों के अंदर नक्सल्स का वायलेंस थोड़ा कम देखने को मिला है और उनकी डेथ भी कम देखने को मिली है पास्ट 10 ईयर्स में। अब इसके बारे में, नक्सल्स के बारे में देख लेते हैं डिटेल में। बेसिकली नक्सल्स की बात करें तो हम इन्हें नक्सलाइज्ड मॉइस्ट इंसर्जेंसी भी बोलते हैं, ऑफिशियली इन्हें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोला जाता है। ये ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है बिटवीन मॉइस्ट ग्रुप का और नक्सलिस्ट का और कम्युनिस्ट सपोर्टिव मॉइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट एंड आइडियोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको ओरिजिन किया था मॉइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का बेसिकली और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ ए जोन ऑफ इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज कॉल्ड द रेड कॉरिडोर, मतलब जो इनके अंदर इन्फ्लुएंस लेगा वो रेड कॉरिडोर के अंदर आ जाएगा। which has been steadily declining in the terms of geographical coverage and number of violent incidents। बहुत ज़्यादा इनका वॉयलेंट देखने को मिला है। किन किन प्लेसेस पर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल से तो बेसिकली इसका ओरिजिन ही हुआ है नेक्सस का। एंड इन 2021 में इट वाज कन्फर्म टू 25 मोस्ट अफेक्टेड लोकेशन, मतलब 25 ऐसी जगह थी जहां पर अफेक्ट देखने को मिला था नक्सल्स का ज़्यादा। अगर बात करें 2021 की locations according for 85% of left wing extremism's violence and 70 total affected districts, मतलब 70 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थी जिनके अंदर अफेक्ट देखने को मिला था इनका। 180 थी 2009 में, मतलब थोड़ी कम हो गई हैं अब किस चीज़ की, तो इनका टोटल इफेक्ट देखने को मिला है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट थोड़ी कम हो गई है। 2009 में 180 थी और अब 2021 में 70 देखने को मिल जाएंगी। अक्रॉस 10 स्टेट इन टोटल कॉयल रिच रिमोट फॉरेस्टेड हिली क्लस्टर्स इन एंड अराउंड द डंडिया करनिया छत्तीसगढ़ उड़ीसा रीजन्स, मतलब इतनी अच्छे स्टेट हैं जिनके अंदर इनका क्या देखने को मिला है, ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। कॉयल रिच रिमोट फॉरेस्टेड हिली क्लस्टर एरिया वो आपको देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ उड़ीसा। एंड ट्रांजेक्शंस एरिया ऑफ झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल में भी इनका आपको देखने को मिलेगा इफेक्ट। नक्सलीज हैव फ्रिक्वेंटली टारगेटेड ट्राइबल पुलिस एंड गवर्नमेंट वर्कर्स, तो नक्सल्स बेसिकली किस पे टारगेट करते हैं, ट्राइबल पुलिस पे और गवर्नमेंट वर्कर्स पर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें क्या इनकी क्रिटिसिज्म की है। इन वाट दे से इज ए फाइट फॉर एन इम्प्रूव्ड लैंड राइट्स, ये कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, लैंड राइट्स को लेकर लोगों की हम फाइट कर रहे हैं। एंड ज़्यादा जॉब्स को लेकर बात कर रहे हैं, नेगलेक्टिंग एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए और पुअर्स के लिए। आर्म्ड विंग ऑफ नक्सलिस्ट मोइसिस इज कॉल्ड ए पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, मतलब जो इनकी आर्म्ड विंग देखने को मिलेगी नक्सलिस्ट मोइसिस की, उसे हम पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी बोलते हैं। इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन बिटवीन 6500-9500 कैडर्स इन 2013। ये सब आपको नहीं देखना है, बेसिकली आपको देखना है क्या, ये जो आया है ना नाम, ये नाम आया है नक्सलबरी। नक्सलबरी क्या था, नक्सलिज्म की बात करें तो लार्जली एक्टिव देखने को मिला है आपके किसके अंदर, ट्राइबल और रूरल एरियाज़ के अंदर। एंड रिमोट एंड अंडर डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एडवोकेटेड एथिकल्स गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी एज ए सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इनको भगाने का सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना चाहिए और सिक्योरिटी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम फाइट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, जो पुअर पीपल्स हैं उनके लिए। तो नक्सल्स टर्म्स की बात करें तो कहाँ से आया, ये एक गांव है नक्सलबरी वेस्ट बंगाल में, जहाँ से नक्सलबरी अपराइजिंग हुआ था 1967 से। पीपल हु आर एंगेज इन इंसर्जेंसी आर कॉल्ड नक्सल्स और नक्सलिस्ट, द मूवमेंट इटसेल्फ इज रेफर टू नक्सलिज्म। तो पीपल्स जो इंसर्जेंसी में चले जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता वो नक्सल्स बन जाते हैं, नक्सलिस्ट्स बन जाते हैं, और इस मूवमेंट्स को हम नक्सलिज्म भी बोलते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो नक्सलीट्स आर ए ग्रुप ऑफ एन फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट, तो नक्सलीज आपको बेसिकली कम्युनिस्ट देखने को मिलेंगे, सपोर्टिव ऑफ मॉइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स एंड आइडियोलॉजी। ये मॉइस्ट की पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स और आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। द ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू द स्प्लिटिंग इन 1967 टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। इनिशियली द मूवमेंट हैड इट्स सेंटर इन वेस्ट बंगाल, तो इनका जो ओरिजिन देखने को मिला है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है उसने फॉर्मेशन करी थी एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, वहाँ से इनका ओरिजिन देखने को मिला है। इनिशियली मूवमेंट्स का जो इनका मूवमेंट्स चलता है वो उसका सेंटर वेस्ट बंगाल है। रिसेंट ईयर में इट हैज़ स्प्रेड इनटू लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ द रूरल सेंटर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, मतलब ईस्टर्न इंडिया में सेंट्रल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, सच एज छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में। थ्रू द एक्टिविटीज ऑफ अंडरग्राउंड ग्रुप्स लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, दलित्स एंड अदर लोअर कास्ट मेंबर्स हैव ऑल्सो जॉइन द मिलिटेंट मूवमेंट्स। दलित्स और जो लोअर कास्ट मेंबर्स हैं उन्होंने भी अभी क्या करा है, नक्सलिस्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब नक्सल्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 10th पेज पर दिया गया है। ये लास्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है इफ़ नॉट रिफॉर्म्ड यूएन विल बी ओवरटेकन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन,
अगर रिफॉर्म नहीं की गई तो यूएन किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ओवरटेकन किया जा सकता है। यूएन यहाँ बेसिकली बात करिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर, क्योंकि इसका ज़्यादा भी एक्टिव ये नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वार हुआ था, कोविड आया था, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं देखने को मिला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ पर बताया है वाइल प्रोसेस में बी कॉम्प्लेक्स इट डज नॉट मीन चेंज कैन नॉट हैपन। अगर चेंज नहीं हुआ इसके अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे G20 हो गई में सेटअप टू टेक अ मोर प्रोमिनेंट रोल, उनका ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल देखने को मिला। अगर बीते सालों की बात करें इंटरनेशनल अफेयर्स में यूनाइटेड नेशंस के कंपेरिजन में अगर बात करें, तो ग्लोबल बॉडी का इनका ज़्यादा क्या देखने को मिला, इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। ये जो यूनाइटेड नेशन जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होगी, इनका क्या कम कंसर्न्स देखने को मिला है, ये कम एक्टिव देखने को मिली है। ये किसने कहा है, ये कहा है रोचिरा कंबोज ने, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की यूनाइटेड नेशन के अंदर। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, यूएनएससी के बारे में पढ़ना है और G20 के बारे में पढ़ना है। और इशू क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कम एक्टिवनेस देखने को मिला है इन द फील्ड ऑफ एन, किसी भी फील्ड में उसने अभी क्या करा है, काम नहीं करा है। जैसे कोविड-19 हो गया, रशिया यूक्रेन का वार हो गया, वो किसी भी फील्ड में एक्टिव नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये कह रही है कि G20 इसको क्या कर सकता है, ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि G20 का अच्छा एक इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ प्रोमिनेंट रोल देखने को मिला है। पहले यूएनएससी के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से है यूनाइटेड नेशंस के, एंड इस चार्ज विद इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस का ये चार्ज करती है, और सिक्योरिटी का कि इंटरनेशनल पीस बनाए रखेंगे और सिक्योरिटी बनाए रखेंगे। रिकमेंडिंग द एडमिशन ऑफ द न्यू यूएन मेंबर्स, मतलब रिकमेंड भी करती है, जो यूएन मेंबर में जुड़ना चाहता है, यूएन में जो जुड़ना चाहता है मेंबर, उसको रिकमेंड करती है जनरल असेंबली के लिए, क्योंकि जनरल असेंबली क्या करती है, चुनती है मेंबर्स को। एंड अप्रूव करती है एनी चेंजेस जो यूएन चार्टर में कोई भी चेंज होने वाला। इसकी पावर इनमें इंक्लूड है, ये एस्टेब्लिश करती है, पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाती है, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाती है, और मिलिट्री एक्शंस भी करती है। इसकी अपनी मिलिट्री देखने को मिलेगी, इसकी अपनी आर्मी देखने को मिलेगी यूएनएससी की। ये एक ओनली यूएन बॉडी है जिसके पास ऑथोरिटी है इशू करे वो बाइंडिंग रिजोल्यूशंस ऑन द मेंबर स्टेट पर ये रिजोल्यूशन भी ला सकती है। लाइक द यूएन एज ए होल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्रिएटेड किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, जब लीग ऑफ नेशंस का फेल देखने को मिले था, जिससे हम पीस को मेंटेन कर सकें, ऐसी एक बॉडी बनाई गई थी, वो है यूएनएससी। इट हेल्ड इसका फर्स्ट सेशन 17 जनवरी 1946 में हुआ था, बट लार्जली ये पैरालाइज देखने को मिली थी इन द फॉलोइंग कोल्ड वार जो हुआ था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में और उनके अलायंस के बीच में। इट ऑथराइज मिलिट्री इंटरवेंशन ही इसने किया है कोरियन वार में, ऑन कॉन्गो क्राइसिस में, और पीस कीपिंग मिशंस भी इसने चलाए हैं साइप्रस में, वेस्ट न्यू गिनी में, एंड सिनाई पेनिसुला में। अब इसका कोलैप्स देखने को मिला जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ। यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स इसने चलाए स्केल पर, बहुत बड़े बड़े स्केल्स पर। सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथराइज किया मेजर मिलिट्री एंड पीस कीपिंग मिशंस को कुवैत में, नामीबिया में, कंबोडिया में, बोस्निया में, हर्जनगोविनिया में, रवांडा में, सोमालिया में, सूडान में, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसके अंदर 15 मेंबर देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं, और इंडिया भी चाहता है कि वो भी क्या करे, परमानेंट मेंबर बन जाए। G4 ग्रुप को इसलिए बनाया गया है कि इंडिया क्या करे, और उस G4 के ग्रुप चाहते हैं कि इंडिया भी, ब्राज़ील भी, जापान भी क्या हो, और इसमें क्या हो, परमानेंट मेंबर बन जाए। परमानेंट मेंबर की बात करें तो चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूके और यूएस में देखने को मिल जाएंगे। ये इनके पास ग्रेट पावर देखने को मिल जाएगी, ये विक्टर्स हैं वर्ल्ड वार सेकेंड के। परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो इनके पास एक वीटो पावर होती है, ये ब्लॉक पावर है, मतलब कोई भी डिसीजन यूएनएससी में आएगा और इन्होंने मना कर दिया, एक ने भी मना कर दिया, तो वो डिसीजन आगे नहीं जाएगा। एंड एनी सब्सटेंसिव सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन कोई आएगा तो, इंक्लूडिंग दोस्त ओनली एन एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट यूएन और नॉमिनी फॉर द ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी जनरल, ये सब ये डिसाइड करते हैं परमानेंट मेंबर। वीटो राइट डज नॉट कन्वे कैरी और our into an any general assembly emergency special session of general assembly matters or votes। अदर 10 members elected होते हैं रीजनल बेसिस पर, जिनका टर्म उन्हें चुना जाता है 2 साल के लिए। बॉडी प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है मंथली अमंग इट्स मेंबर्स। अब हमने यूएनएससी के बारे में भी देख लिया, अब देख लेते हैं G20 के बारे में। G20 की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ 20 कंट्री की एक ग्रुपिंग देखने को मिल जाएगी।
ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसके अंदर 19 कंट्रीज आती है, एक यूरोपियन यूनियन आता है। इसका काम है कि एड्रेस करें मेजर इश्यूज रेफर टू रिलेटेड टू एन ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के स्टेबिलिटी बनी रहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल में, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। G20 कंपोज करती है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए। ये अकाउंट लगती है 80% ऑफ ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट का और 75% इंटरनेशनल ट्रेड का। 2/3 ऑफ एन ग्लोबल पॉपुलेशन इसके अंदर आती है, 60% वर्ल्ड्स लैंड एरिया इसके अंदर आता है। G20 को फाउंड किया गया था 1999 में इन रिस्पॉन्स ऑफ ए सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस उस समय पर हो रहे थे। 2008 में इट हैज़ कन्वीन्ड एटलीस्ट वंस ए ईयर, मतलब इसको एक बार 2008 में इसकी मीटिंग होनी थी विद समिट्स इन्वॉल्विंग ईच मेंबर हेड ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, अदर हाई रैंकिंग ऑफिसर इसके अंदर आए थे। EU इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन, यूरोप किसने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, यूरोपियन कमीशन से एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक से। अदर कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इनवाइट किया गया था इसके समिट में, और कुछ परमानेंट बेसिस पर भी। 2009 में समिट ने G20 ने डिक्लेयर किया ये प्राइमरी वेन्यू है इंटरनेशनल इकोनॉमिक फाइनेंशियल ऑपरेशंस का, और ग्रुप को स्टेचर दिया गया कि वो सब्सिक्वेंट डिकेड के अंदर ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिलेगी, और इसको रिकग्नाइज किया गया एनालिस्ट एज एक्सरसाइजिंग कंसिडरेबल ग्लोबल इन्फ्लुएंस के अंदर। इट इज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर लिमिटेड मेंबरशिप, मतलब G20 है तो इसके अंदर कम मेंबर देखने को मिल जाएंगे, तो इसकी एक निंदा भी हुई थी इस चीज़ को लेकर। लेक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर इसके अंदर देखने को मिलेंगी। एंड फॉर द एलिस्ड undermining of existing international institutions, summit are often meet with and protest particularly by anti-globalization group। so summit की ज़्यादातर जो मीटिंग होती हैं वो प्रोटेस्ट के साथ होती हैं। जो प्रोटेस्ट जो इनके लिए खिलाफ करता है वो कौन है, वो है एंटी ग्लोबलाइजेशन ग्रुप। अब हमने G20 के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।